तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। देखो, बाइनोमियल थ्योरम से है ना, एक क्वेश्चन तो तुम्हें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और वो क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुम्हें 4 नंबर देके जाता है ना, मतलब ज्यादा कुछ ट्रिकी या फिर ट्रैप या फिर ना अजीब सा क्वेश्चन बना के नहीं पूछा जाता है। बाइनोमियल थ्योरम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में किए होंगे, एक्सरसाइज में किए होंगे, मॉड्यूल्स में किए होंगे ना। जो भी चीज आप सॉल्व कर रहे हो बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड, एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल जाता है ना। उसी टाइप के फंक्शंस होते हैं, उसी टाइप का फॉर्मेट होता है। कुछ नया नहीं पूछता है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। और स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर कुछ घुमा के नहीं पूछ रहा है सब मुझसे, सबका सारा का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा अप्रोच वही है जो एग्जिस्ट करता है, उसी फॉर्मेट में अगर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो इससे इजी तो आई आई डोंट थिंक कोई चैप्टर बन पाता होगा। अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की कहानी को सिंप्लीफाई करूं, सो बाइनोमियल थ्योरम इज एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर एन। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स है ना, तो एक्स प्लस वाई दो टर्म्स, इनकी पावर एन। तो अगर मुझे एक्स प्लस वाई की पावर एन की वैल्यू निकालनी है, इसको एक्सपेंड करना है, सो द होल स्टोरी इज अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन। हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? वी राइट एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर एन। लॉजिकली सोच के देखो, एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन मतलब मैं एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करूंगा एन टाइम्स। तो जो भी टर्म आती होगी उस टर्म का डिग्री एन आना चाहिए। अब वो टर्म मेरी सिर्फ एक्स से बन सकती है, सिर्फ वाई की हो सकती है, या फिर एक्स वाई के किसी कॉम्बिनेशन से हो सकती है, लेकिन हर टर्म का जो डिग्री आ रहा होगा दैट विल ऑलवेज बी एन। तो अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक्स की पावर एन वाली टर्म आ सकती है, फिर या फिर आपके पास आ सकता है एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर वन। डिग्री देखो अभी भी कितना है, एन ही है ना, मैंने एक्स की पावर एक कम कर दी और वाई की एक पावर इंक्रीज कर दी। इसका जो कोइफिशिएंट होता है वो आता है एनसी वन प्लस एनसी टू। एक्स की पावर दो कम कर दो, वाई की पावर दो से बढ़ जाएंगी। फिर थ्री, एनसी4, एनसी5 एंड सो ऑन। और लास्ट में जाके मेरे पास क्या आ रहा होगा? एनसी एन वाई रेस टू पावर एन। देखो हर टर्म में एक्स की एक एक पावर आप कम करते जा रहे हो, वाई की एक एक पावर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो एट द एंड होगा क्या? सारी की सारी पावर वाई की हो जाएगी। सो आई स्टार्टेड विद एक्स रेज टू पावर एन एंड आई एंडेड विद वाई रेज टू पावर एन। हर टर्म में एक एक्स की पावर कम हो रही है, एक वाई की पावर बढ़ रही है, लेकिन किसी भी टर्म का अगर मैं डिग्री देखूं तो मेरा एन ही आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन से वाई रेज टू पावर एन, मतलब मेरे पास एन प्लस वन टर्म्स होंगी। तो जब भी आप एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन को ओपन कराते हो तो यहाँ पे मुझे टर्म्स कितनी मिल जा रही है? एन प्लस वन टर्म्स मिल रही है। सोच के देखो ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ओपन कराऊंगा तो एक्स की पावर थ्री आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा और एक्स की पावर जीरो आएगा। तो चार टर्म्स आएंगी। एक्स की पावर फाइव को ओपन करा रहा हूँ तो एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फोर आएगा, थ्री आएगा, टू आएगा, वन आएगा, जीरो आएगा। छह टर्म्स आएंगी। तो अगर मेरे पास पावर एन है तो हर टर्म का डिग्री तो एन आ रहा होगा, लेकिन एक्स की पावर एन होगी, फिर एन माइनस वन होगी, फिर एन माइनस टू होगी, ऐसे लास्ट टाइम एक्स की पावर जीरो हो जाएगी। तो एक्स की पावर जीरो से लेके एन तक मेरे को दिख रही है, तो मैं पूछ सकता हूँ एन प्लस वन टर्म्स है। या फिर आप चाहो तो वाई के टर्म्स में भी निकाल सकते हो कि वाई की पावर जीरो थी, फिर वन थी, फिर टू थी, अब एन हो गई है, तो मेरे पास एन प्लस वन टर्म्स है। इसी फॉर्मूले में अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, इसका मतलब आपने एक्स प्लस वाई में वाई की जगह माइनस वाई डाला है। तो जहां जहां पे y है वहां वहां पे आप माइनस वाई लिख दो। तो सेम फॉर्मूला ही मैं यूज कर लेता हूँ x माइनस वाई के लिए। मैं सिर्फ करता क्या हूँ, x माइनस वाई की पावर n है उसको मैं x प्लस ऑफ माइनस वाई की पावर n लिख लेता हूँ। तो जहां जहां y है वहां वहां माइनस वाई डाल दो, वो x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन बन जाएगा। y की इवन पावर होगी तो माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बनेगा। और अगर ऑड पावर होगी तो बाहर एक माइनस आ जाएगा, मतलब उस केस में तुम्हारे पास ऑल्टरनेट साइंस आ रहे होंगे यहाँ पे, प्लस माइनस एंड सो। लास्ट वाला प्लस होगा या माइनस होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो एन है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर मैं किसी भी टर्म को देखूं, देखो NC2 जो नीचे होता है NC में वही y की पावर बनता है, NC1 y की पावर वन, NCn y की पावर n, NC0 y रेज टू पावर जीरो। और जो बाकी बच जाएगा n में से वो x की पावर बनेगा। तो मैं इस सीक्वेंस का बोल सकता हूँ कि किसी भी टर्म को अगर आप देखते हो, सपोज करो मैं टी आर प्लस वन निकाल रहा हूँ, तो आर की वैल्यू को मैं जीरो पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, वन पुट करूंगा तो सेकंड टर्म मिल जाएगा एंड सो ऑन।
तो TR+1 कितना हो जाएगा, NC0 NC1 NC2। तो यहाँ से मुझे मिलता है कि अगर आप थर्ड टर्म निकालते हो तो यहाँ पे 2 आ रहा होता है, NCR, y की पावर r होगी और x की पावर जो बच गई n-r। तो ये मेरे पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला आ जाता है, और सिर्फ यही फॉर्मूला है जिससे पूरा का पूरा चैप्टर अपना डिफाइंड हो जाता है। TR+1 कितना आ गया अपने पास, NCR इंटू एक्स इज टू पावर n-r इंटू वाई इज टू पावर r। दिस इज फॉर x प्लस वाई रेज टू दी पावर n। अब मान लो किसी ने बोला कि नहीं मेरे पास एक्सप्रेशन तो x माइनस वाई है, तो आप क्या करो, माइनस वाई को कॉमन ले लो, ये बनेगा ना x+-y रेज टू पावर n। बस यहाँ पे y की जगह -y डाल दो, तो वो तुम्हारा पास x-y वाले का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर x-y आता है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस y की जगह -y डाल दो। तो यही एक फॉर्मूला, इससे मैं निकाल सकता हूँ जनरल टर्म। मान लो कोई कहता है x की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो मैं बोलूंगा n-r मेरा 4 होना चाहिए। कोई बोलेगा एथ टर्म निकाल दो, एथ टर्म निकालने के लिए r मेरा 7 होना चाहिए, तो मैं r को 7 डाल दूंगा, तो मेरी एथ टर्म निकल के आ जाएगी। मुझे वो टर्म चाहिए जो y से इंडिपेंडेंट हो। अगर y से इंडिपेंडेंट चाहिए तो r 0 होना चाहिए, तो फिर मैं r को 0 डाल दूंगा। तो अलग अलग तरीके से वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एट दी एंड जो हम यूज करेंगे वो है TR+1। बस इसी कंसेप्ट को, अब जो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको हम लेके जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन से अपन क्या क्या कंसेप्ट अपन वहां पे लगा सकते हैं, कैसे अपन इस कंसेप्ट के साथ में या फिर इस क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ में खेल सकते हैं, उसको देखते जाएंगे। जेई वाले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is √6:1, I have to find out the third term from the beginning, है ना। अब देखो फ्रॉम द बिगिनिंग तो मेरे को समझ में आता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, राइट। फ्रॉम द एंड कैसे काउंट करते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा फंडा जो मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, क्या देखो अल्फाबेट्स याद रखो। अल्फाबेट्स मतलब A B C D and Z। अगर मैं इसका बिगिनिंग से नंबरिंग करूं तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये 24th होगा, ये 25th होगा और ये 26th होगा। और अगर मैं एंड से काउंटिंग स्टार्ट करूं, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 24, दिस इज 25, दिस इज 26। अब ध्यान से देखो, ए का बिगिनिंग से और एंड से पोजीशन का सम कितना आ रहा है, 27। बी का भी देखो कितना आ रहा है, 27। सी का भी कितना आ रहा है, 27। जेड का भी कितना आएगा, 27। सो अगर आप कभी भी किसी भी चीज को एक लीनियर रो में देखते हो, तो किसी भी एलिमेंट का बिगिनिंग से पोजीशन और लास्ट से पोजीशन का जो सम होगा वो हमेशा कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स +1। यहाँ पे कितना आया देखो, 27 आया ना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स +1 आ गया। बस अब देखो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसने, 2⁴ +3⁴ इसकी पावर n है। तो यहाँ पे अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+1। तो पहले मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो पहले ही फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की कहानी सॉर्ट आउट करता हूँ। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड प्लस, लेट्स से बिगिनिंग से ये टर्म x होती, सो फिफ्थ फ्रॉम द एंड प्लस x फ्रॉम द बिगिनिंग। लास्ट से आपकी पोजीशन, स्टार्टिंग से आपकी पोजीशन का सम हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा आएगा, मतलब n+2। n+2। तो x कितना हो जाएगा, n-3। तो मुझे ये मालूम चल गया कि बिगिनिंग से मेरी टर्म जो है वो n-3 वाली होती होगी। अब मैं TR+1 लगाता हूँ, TR+1 कितना हो जाएगा, NCR y की पावर r, सो y की पावर -r/4, 2 की पावर n-r/4। ये मेरा जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया, NCR y⁻r x⁻n -r। अब मुझे क्या करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालनी है। सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कितनी हो जाएगी, T5, r को 4 डाल दो, कितना हो गया, NC4
2 रेज टू पावर n माइनस 4/4 इंटू 3 रेज टू पावर -1। और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ एंड से निकालना है, मतलब n-3 बिगिनिंग से निकालना है। अगर n-3 निकालना है तो मैं यहाँ इस फॉर्मूले में r को क्या पुट करूंगा, n-4। सो nc n-4 2 रेज टू पावर n-4 अपॉन 4 3 रेज टू पावर n-4 अपॉन 4। एनसी एन माइनस आर, एनसीआर और एनसी एन माइनस आर तो बराबर होते हैं, मैं इसको NC4 बोल सकता हूँ। ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर कितना है, n से n कैंसिल हो गया तो 1 बन गया, 3 रेज टू दी पावर n-4 माइनस ऑफ n-4/4। ये आ गया अपने पास t-5। इन दोनों का रेशियो कितना बोला उसने, √6/1। दोनों को डिवाइड करा दो, सो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, दोनों को डिवाइड करा रहा हूँ, t5 अपॉन t-5। NC4 तो कैंसिल हो गया, 2 रेज टू पावर 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n-4/4 -1 इंटू 3। ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, सो n-4/4 -1। तो ये तो कितना हो गया, 6 की पावर n-4/4। दोनों की पावर सेम है ना, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई भी करा सकता हूँ। ये बन गया मेरे पास। और राइट हैंड साइड में कितना है, √6, मतलब 6 की पावर हाफ। दो इंडिसीज इक्वल, उनके बेस इक्वल, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, दोनों की पावर्स को इक्वेट कर देंगे। सो n-4/4 -1 इज इक्वल टू हाफ। 1 इधर लाओ, 3/2 हो गया, सो ये हो जाएगा 12/2, दैट इज 6। सो n कितना आ गया मेरे पास, 10। n की वैल्यू 10 आ गई, लेकिन ऑप्शन तो कुछ और दे रखे हैं, कुछ और निकालना है अपन को यहाँ पे। थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना है, ठीक है। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे निकालेंगे, आपके पास n10 आ चुका है, ये रहा आपके पास आपका जनरल फॉर्मूला। n को 10 डाल दो और r को 2 डाल दो, बिकॉज आपको थर्ड टर्म चाहिए। ये 3 कब बनेगा, जब r2 होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, n10 और r2। सो 10c2 इंटू n10 और r2, 8/4 दैट इज 2, n10 और r2, ये बनेगा। 10c2 कितना हो जाएगा, 10 into 9/2 इंटू 4 इंटू 1/√3। ये कितना हो जाएगा, 2 से ये गया, 2 जा, ये ऊपर है तो हम क्या करेंगे, एक रूट यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, एक √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। कितना हो गया, 3 into 2 6, 60√3। तो 60√3 वुड बी माई आंसर। आया समझ में। तो सिर्फ जनरल टर्म को मैंने यूज किया कि जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR इंटू एक्स रेज टू पावर n-r वाई रेज टू पावर r। दूसरा जो मुझे ध्यान रखना है वो टर्म फ्रॉम द एंड और टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग की कहानी कैसे रहती है। फिर हुआ, अगला क्वेश्चन देखे अपन। हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन करना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 18, किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, x रेज टू पावर 18 का, किसमें, इस एक्सप्रेशन में, है ना। कुछ नहीं करना, अपना वही TR+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो TR+1 कितना बोलता है, NCR x रेज टू पावर n-r y रेज टू पावर r। ये आपका x है, ये आपका y है, y -n के साथ लिखेंगे, n कितना है, 15 है। तो कितना हो जाएगा, 15 CR, x की जगह x की पावर 4 है, x की पावर 4, 15 - r, y की जगह क्या लिखूंगा, -x की पावर -3।
ये जाएगा 15CR x इज टू पावर 60 माइनस 4R x की पावर माइनस 3R और एक -1 की पावर R ये बच जाएगा। इसको -1 की पावर R को बाहर लिख लो। 15CR x की पावर 60 माइनस 7R। देखो ये आ गया ना अपने पास जनरल टर्म का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके इस एक्सप्रेशन के लिए। अब वो बोल क्या रहा है यहाँ पे x इज टू पावर 18 का कोएफिशिएंट निकालना है। x इज टू पावर 18 मतलब ये 18 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे 16 माइनस 7R। ये 18 का वो तो होगा वो R निकालना पड़ेगा बिकॉज ये 18 होगा तो ये कोएफिशिएंट बन जाएगा फिर मेरा। कितना हो जाएगा 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 7R। सो R कितना हो गया 42/7। R हो गया 6। R को 6 डाल दो यहाँ पे। तो R को 6 डालोगे तो आपकी सेवेंथ टर्म जो होगी वो बन जाएगी। R को 6 डाल दिया ये कितना हो गया -1 की पावर 6 इज 1। 15C6 इंटू एक्स इज टू पावर 18। तो आपसे कोइफिशिएंट पूछा है उसने राइट। तो कोइफिशिएंट कितना हो जाएगा 15C6। अगर टर्म पूछता तो मैं सेवेंथ टर्म बोलता। तो मेरा आंसर क्या हो गया 15C6। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आपको 15C6 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 15C6 एनसीआर को अपन सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ऊपर वाले से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखो। कितने नंबर 6 नंबर लिखने हैं ना। नीचे जो होगा उतनी बार नंबर लिखो और नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये होता है 120। तो मैंने 12 और 10 गायब करा दिया। 6 बच गया। 3 2 जा 3 5 जा 2 7 जा। तो 7 3 जा कितना हो गया 91। 91 इंटू 11 कितना हो गया। 91 इंटू 5 कर लो पहले। 91 इंटू 5 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा 5 4 5 5। 455 इंटू 11 कर लो कितना हो जाएगा 4550 प्लस 455005 है ना। ये अपना आंसर आ गया 5005। देखो क्लियर हुआ सबको। तो करना क्या हमें सिर्फ TR+1 लगाना बायनोमियल में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एडवांस में बन चुका है मतलब इस टाइप का जो मैं भी ले रहा हूँ बहुत पहले एक बार आ चुका है। The coefficient of x is to power 7 in this expression and in this expression x is to power -7 are equal। करना क्या है यहाँ से निकालो coefficient of x is to power 7 यहाँ से निकालो coefficient of x is to power -7 और उन दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट कर दोगे तो वहां से तुम्हारे पास ए बी में रिलेशन आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ से x is to power 7 का कोएफिशिएंट यहाँ से x is to power -7 का कोएफिशिएंट ढूंढ के निकालना। तो अब देखो ये तुम्हारा एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसको तुम बाद में ट्राई कर लेना ना फिर अपन इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अब कोई दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं है ना। पीछे वाला क्वेश्चन हो जाएगा बस वो TR+1 का रोल है। चलो इसका आंसर निकाल दो पहले इसका आंसर निकाल दो कितना आ रहा है भाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन इज अल्फा है ना। अब देखो इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म कैसे निकालोगे। एक्स की पावर 0 कर। x की पावर 0 लेकिन ये तो मेरा 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। नहीं वैसे नहीं मतलब बायनोम। अच्छा हाँ बाइनोमियल में x की पावर 0 सॉरी सॉरी माय बैड मेरे को लगा आई हर्ड x को 0 पुट कर दो है ना। अगर नॉर्मल पॉलिनोमियल होता तो मैं x को 0 पुट करके भी कांस्टेंट टर्म निकाल सकता हूँ है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे अपन TR+1 लिखेंगे वही कहानी है। TR+1 कितना हो जाएगा 7CR 3x² की पावर 7 - R और -1/2 x की पावर 5 की पावर R।
सारा x की पावर को इकट्ठा कर लो और बाकी सब कांस्टेंट को एक साइड में कर दो। -1/2 रेस टू द पावर r, x की पावर ये ट्वाइस हो जाएगा तो 14 - 2r, ये नीचे 5r बनेगा, ऊपर आके -5r बनेगा। तो अगर मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए तो x की पावर 0 होनी चाहिए, है ना। फॉर कांस्टेंट टर्म पावर ऑफ x शुड बी 0। यही करना है। यहाँ पे ये 0 होने के लिए r को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा जब r 2 होगा। सो पुट r इज इक्वल टू 2। हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू चाहिए। कितना आ जाएगा 7c2 3 रेज टू पावर 5, r2 हो जाएगा तो 1/4। ये अपने पास अल्फा आ रहा है। 7c2 कितना हो जाएगा 7 × 6/2, 3 रेज टू पावर 4 इज 243/4, 2 3 7 3 21, so 21 × 243 डिवाइड बाय 4। इसकी वैल्यू निकाल दो कितना हो रहा है ना। मैं फटाफट से कैलसी यूज कर देता हूँ। तो 21 × 243 कितना आ रहा है, ये आएगा 5103 डिवाइड बाय 4। 127.1275 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अल्फा का बॉक्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर विच इज 1275। आया ना समझ में। ना तो अब अपन टर्म्स वाले क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अब देखो कुछ और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उससे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बायनोमियल में तो हम क्या करेंगे। एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट ढूंढना है ना। हमारे पास बायनोमियल क्या बोलता है, हम दो टर्म्स का एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, तीन टर्म्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को पेयर कर लेंगे कि भैया मेरे को तो सिर्फ दो टर्म्स का फॉर्मूला पता है ना। तो तीन टर्म्स है, दो को पेयर करके उसको एक ही काउंट करेंगे। पेयर किनको करना है, बड़ी वाली पावर को हमेशा छोड़ देना। इसको अपन एक टर्म मान लेंगे एक्स और इसको अपन मान लेंगे वाई। हमेशा बड़ी वाली टर्म को छोड़ना। उसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि अपना कैलकुलेशन इजी रहेगा। अगर तुम 1 को 2x³ के साथ करके फर्स्ट टर्म बना दो, अगर -x को सेकंड टर्म, आंसर तब भी आएगा, मैथ्स गलत नहीं है। लेकिन फिर नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ सकते हैं। तो अब देखो, अब मैं इसको ओपन कराता हूँ। एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट ढूंढना है ना मुझे। तीन टर्म्स आ गई मेरे पास। कोई मल्टीनोमियल लगाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा बायनोमियल थ्योरम से हमारा आंसर आ जाएगा। ओपन कैसे कराएंगे देखो। फिर बहुत सारे बच्चे ना मल्टीनोमियल आके वहां से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, फिर गड़बड़ करता है। आप बायनोमियल लगाओ, एक बायनोमियल काफी हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। क्या होगा, 10c0 1 - x की पावर 10। फिर सेकेंड टर्म क्या आएगी, 10c1 1 - x की पावर 9 × 2x³। फिर आएगा 10c2 1 - x की पावर 8 और 2x³ का होल स्क्वायर। फिर आता होगा 10c3 1 - x की पावर 7। 1 - x की पावर एक एक कम होती जाएगी और 2x³ की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। इस तरह से आपके पास टर्म्स आएंगे। अब यहाँ पे गौर से देखो, x³ का होल क्यूब, x की पावर कितना हो गया 9। ये x की पावर 9 ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से कुछ भी लेके आओ, मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 9 या उससे बड़ी पावर्स आएंगी। इसके अगले वाली टर्म में तो 2x³ की पावर 4 आ जाएगी, मतलब x की पावर 12 तो ऑलरेडी बन चुका है वो। तो x की पावर 12 या उससे बड़ी पावर्स आएंगी। मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ x⁻7। सो x⁻7 इस टर्म में या इसके आगे आने वाली किसी भी टर्म में x⁻7 नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, x³ का स्क्वायर, x की पावर 6, यहाँ x की पावर 7 मिल सकता है। यहाँ पे भी x की पावर 7 मिलेगा और यहाँ पे भी x की पावर 7 मिलेगा। तो जो मेरा आंसर है वो, मेरा आंसर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 किस में ढूंढना है हमें, सिर्फ इन तीन टर्म्स में। which is 10c0 1 - x सर 10 plus 10c1
2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 9। बोला जो है, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गलत कुछ नहीं। ठीक है, यही होगा। अब आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से जो भी एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट होगा वो 10 से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहा हूँ। तो 1 माइनस एक्स की पावर 10 को आप ओपन कराओगे, है ना, तो एक्स की पावर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 10 भी आएगा। मुझे सिर्फ एक्स की पावर 7 में इंटरेस्ट है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 10c0 इंटू एक्स की पावर 7, है ना। कितना हो जाएगा, 10c7, एक्स को 7 मिलेगा, है ना। सो -1 की पावर 7 और 1 को 3 मिल रहा होगा। देखो वही था ना अपना Tr+1। एनसीआर जो आर होता है वो वाई को मिलता है और बाकी बचा हुआ एक्स को मिलता है। ये मेरा वाई है ना, तो इसको कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो ये 7 होगा, इसको 7 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। ये आ गया एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट फ्रॉम 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 10 प्लस 10c1 इंटू 2। ये एक्स क्यूब है, तो यहाँ से एक्स की पावर 4 चाहिए मुझे। एक्स की पावर 4 होगा तो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 7। इसमें एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 9c4 -1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 10c2। ये एक्स की पावर 6 तो ऑलरेडी है, मतलब अंदर से सिर्फ आपको एक्स चाहिए। एक्स का मिलेगा 10c1 इंटू -1 की पावर 1। बस ये अपना कितना हो गया, 10c0 कितना हो जाएगा, 1। 10c7 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू -1। 10c1 is 10, 2 is 2, 9c4 is 9 into 8 into 7 into 6 अपॉन 24। -1 इसका 4 तो इवन हो जाएगा, 4 इंटू 10c2, 8c1 और -1, तो ये माइनस में आ जाएगा। 8 3s are 24, 3 2s are 6। तो मेरे पास कितना कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 120, ये हो गया 7 2s are 14, 14 2s are 14 2s are 28, 28 into 9, 28 into कैलसी यूज कर रहा हूँ, मेरा दिमाग बंद है। 252, तो ये आ जाएगा 2520। ये कितना हो गया, 9 8 जा 72, 72 144 -1440। सो 2520 में से 1440 माइनस करते हैं और उसमें से 120 माइनस करते हैं, मेरे पास बचेगा 960। देखो आए ना समझ में। तो कभी इस तरह से 3 टर्म्स हो तो 2 टर्म्स को एक कर लो, एक को अलग कर लो। जिसको एक को अलग करोगे वो बड़ी वाली पावर वाली अलग कर लेना। अब देखो अगर मैं एक्स क्यूब को अलग नहीं करता और एक्स को अलग करता, तो क्या होता, यहाँ पे एक्स आता, फिर एक्स स्क्वायर आता, फिर एक्स क्यूब आता। तो एक्स की पावर 7 के लिए मुझे 8 टर्म्स लिखनी पड़ती। एक्स क्यूब को अलग करने से फायदा क्या हुआ, सिर्फ 3 टर्म्स में मेरा काम बन गया। आंसर सेम आएगा चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, है ना? लेकिन क्यों फालतू में मैं अपनी मेहनत बढ़ाऊं। इसलिए मैंने बोला कि जब आप पेयर बनाओगे तो कैसे पेयर बनाओगे, बड़ी वाली टर्म आगे होनी चाहिए। देखो सिमिलर चीज पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स की पावर पी इंटू 1 माइनस एक्स की पावर क्यू आर 4 एंड -5। मुझे वैल्यू निकालनी है 2p प्लस 3q का, है ना। तो देखो बोल क्या रहा है, एक्स का और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है, लेकिन इस बार क्या है, मेरे पास दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पावर भी अलग अलग है, तो मैं कंबाइन भी नहीं कर पाऊंगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा सोच के देखो, 1 प्लस एक्स की पावर पी, जब मैं इसको ओपन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस PC1 इंटू एक्स, PC2 इंटू एक्स स्क्वायर, PC3 इंटू एक्स क्यूब। ऐसा ही मिल रहा होगा कुछ। और यहाँ क्या मिल रहा होगा, 1 माइनस QC1 इंटू एक्स प्लस QC2 इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस क्यू सी थ्री इंटू एक्स क्यू एंड सो ऑन, ऐसी टर्म्स मिल रही होंगी मेरे को। मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो एक्स मुझे कब मिलेगा, जब ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, दिस वन विल बी मल्टीप्लाई टू ऑल द टर्म्स, एक्स विल बी मल्टीप्लाई टू ऑल द टर्म्स, एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाई टू ऑल द टर्म्स। तो जब मैं इस एक्स स्क्वायर को इन सब टर्म्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी डिग्री तो 2 से बड़ी हो जाएगी फिर। मैं तो एक्स ढूंढ रहा हूँ, एक्स मुझे कब मिल सकता है, जब ये वन इस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब एक्स मिलेगा, और जब ये पी सी वन एक्स इस वन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब एक्स बन रहा होगा। उसके अलावा तो कभी एक्स बनेगा ही नहीं। तो कितना आ गया देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 इंटू माइनस क्यू सी वन पी सी वन इंटू वन। सो पी सी वन इज पी, क्यू सी वन इज क्यू। ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढता हूँ। वन किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से, तब मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा होगा, मतलब मेरे को मिल रहा होगा क्यू सी टू। ठीक है। पी सी एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तब तुम्हारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब पी सी वन इंटू क्यू सी वन माइनस हो जाएगा ये। फिर ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वन से, तो फिर आ जाएगा पी सी टू, तब भी एक्स स्क्वायर मिल रहा होगा। फिर एक्स क्यूब तो नहीं देगा मुझे, एक्स क्यूब तो फिर मुझे एक्स क्यूब से बड़ी पावर दे देगा। ये किसके बराबर आ गई, -5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्यू सी टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू माइनस वन बाई टू, पी सी वन इज पी, क्यू सी वन इज क्यू, प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू -5। अब दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स है, मुझे मालूम है पी माइनस क्यू 4 है, और मुझे मालूम है ये कितना दिया हुआ है, -5। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या करो, पी का वैल्यू निकाल दो, पी कितना है 4 प्लस क्यू, उठा के यहाँ डाल दो। तो क्यू इंटू क्यू माइनस वन बाई टू माइनस पी कितना है 4 प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस 4 प्लस क्यू 3 प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू -5। टू से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को और ओपन करा दो, ये बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। टू से मल्टीप्लाई कराया -8 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। टू से मल्टीप्लाई कराया +12 प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -10। ये बनेगा क्यू स्क्वायर -2 क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर तो अपना कैंसिल हो गया, माइनस क्यू -8 हो गया, -9, -9 प्लस 7 इज -2 क्यू। तो यहाँ से देखते हैं आपको क्या मिल रहा है, -2 क्यू। और अपने पास क्या क्या है, 12। 12 उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से क्यू आ गया अपने पास 11, क्यू को 11 डाल दो, पी अपने पास कितना आ गया 15। सो क्यू इज 11, पी इज 15। सो 2p प्लस 3q की वैल्यू निकालनी है, 2p कितना हो जाएगा 30, 3q हो जाएगा 33। So, मेरा आंसर हो गया 63। देखो आया समझ। तो कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन भी होता है ना, कि आप ओपन करा के देखोगे तो ही आपको कोएफिशिएंट दिख जाएंगे, एक्स और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कैसे आ रहे होंगे जब मल्टीप्लाई होंगे, दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। जो कभी कभी, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हम गौर से देखो, सब जगह में एक भी चटनी उसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है इंटीग्रल टर्म्स कितनी होंगी। लॉजिकली तो ये एक वैल्यू है प्लस ये एक वैल्यू है, एक आंसर आ जाएगा, उसके पास 680 का दूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी फाइनली। बट अपन वैल्यू नहीं निकालते, हम इसको बायनोमियल से ओपन करेंगे तो मेरे पास 681 टर्म्स आएंगी। उन 681 टर्म्स में क्या होगा, कुछ टर्म में तो जैसे 3 की पावर हाफ है, मतलब √3 है, और एक √5 है। सो कुछ टर्म्स में √3 आ रहा होगा, कुछ टर्म्स में √5 आ रहा होगा, कुछ टर्म्स में ऐसा होगा ये रूट हट जाएगा। क्यों, कि मान लो पावर की 2 हो गई या पावर 4 हो गई, पावर 6 हो गई, तो ये हट जाएगा ना अंडर रूट, तो सिर्फ 3 बन जाएगा या 9 बन जाएगा व्हाट्सएप। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 5 की पावर 1/4 की कोई पावर आ जाए जिसके कारण से 1/4 हट जाए। तो लॉजिकली तो ये एक कांस्टेंट ही है, लेकिन जब मैं इसको बायनोमियल से ओपन करूंगा तो मेरे पास 681 टर्म्स आती होंगी, मेरे को सिर्फ ये देखना है उन टर्म्स में से कितनी टर्म्स इंटीग्रल होंगी। NC0, NC1, NC2, NC3, NCn, आप n कुछ भी ले लो, NCR तो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
और नंबर ऑफ वेज हमेशा 1 2 3 4 5 6 ही रहेंगे, नंबर ऑफ वेज कभी आधा या 1/3 1.7 वेज नहीं हो सकते। सो एनसीआर नो मैटर व्हाट एन एंड आर यू टेक इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई टर्म इंटीजर बन रही है, इंटीग्रल टर्म मतलब वो टर्म इंटीजर होगी, तो देखो TR+1 को लिखने की कोशिश करते हैं अपन। TR+1 कितना हो जाएगा, 680 CR इंटू 3 680 माइनस R/2 इंटू 5 की पावर R/4। अब देखो ये टर्म इंटीजर बननी चाहिए, अब ये तो हमेशा इंटीजर है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। आप कोई भी R ले लो, ये तो इंटीजर ही है। अब ये इंटीजर कब बनेगा, जब 3 की पावर फ्रैक्शन नहीं होगी, जब 3 की पावर 1 2 3 4 हो। 3 की पावर 1/3 1/2 1/7 3/7 ऐसा कुछ आ जाएगा तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा, तो फिर इंटीजर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये 680 माइनस 2, आर को 2 डिवाइड करना चाहिए। 680 तो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब आर जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो ये डिवाइड हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर तो अपने पास इंटीजर बन जाएगी या फिर नेचुरल नंबर आ जाएगी। 5 भी है, 5 की पावर भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए, दोनों में से अंडर रूट गायब होना चाहिए ना, तो आर कैसा हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो एक तरफ तो हमारा रिक्वायरमेंट है आर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, एक तरफ हो रहा है आर 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि आर 4 का मल्टीपल होगा तो दोनों कंडीशन ट्रू होल्ड कर जाएंगी। 4 का मल्टीपल होगा तो 2 का ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा ना। सो आर की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। आर की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, आर की वैल्यू में पुट कर पाऊंगा, आर की वैल्यू 0 से 680 तक जा रही है। अब मुझे काउंट करना है 0 से 680 में कितने 4 के मल्टीपल होंगे, तो कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी अपने पास, 0 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 12 हो जाएगी एंड सो ऑन। 680 क्या 4 का मल्टीपल है, तो 4 से डिवाइड करा दो, 4 1 4 28 170। इतनी सारी आर की पॉसिबल वैल्यूज है, इन सारी आर की पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये दोनों ट्रू कर जाएंगे, तो ये दोनों इंटीग्रल पावर्स आ जाएंगी, तो मेरे पास टर्म जो है वो इंटीजर बन जाएगी। बस ये काउंट कर लो कितना है, दिस इज 4 इंटू दिस इज 4 इंटू 1 एंड दिस इज 4 इंटू 16 कुछ कर दो ठीक है 17। अच्छा मैंने 170 लिख दिया, ये 680 होगा ना, 170 तो मल्टीपल है, 0 से लेके 0 4 680 4 इंटू 170 तक जा रहा है। तो 4 का मल्टीपल कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से 170 तक आ गया, इसका मतलब मेरे पास 171 टर्म्स होगी। देखो आया ना, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, अगर वो तुमसे पूछता है तो इस तरह से पर आंसर निकालोगे। हाँ सर। बिगिनिंग से और एंड से वाले का तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देखो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ coefficients of three consecutive terms in the binomial expansion which are in the ratio 1:3:5 is equal to। तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं अपने पास, क्या है देखो 1 + x⁴n+2, तो इसका TR+1 लिखते हैं, पहले क्या हो जाएगा, पावर में n+2 है तो n+2 CR x⁴r ये बनेगा। तो कोएफिशिएंट ये होगा, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट दे रखे हैं, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या हो जाएंगी, n+2 CR, अगली वाली क्या हो जाएगी n+2 CR+1, अगली वाली क्या हो जाएगी n+2 CR+2। ये वो कह रहा है, ये आ रहा है 1:3:5। तो यहाँ से कंपेयर करके मैं पहले n निकाल लेता हूँ, बिकॉज n आएगा तो ही अपन काम कर पाएंगे। और फिर पूछा क्या उसने, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द थ्री टर्म्स, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मेरा आंसर होता होगा।
है ना। एक मिनट रुको, अपन चेक करते हैं। देखो आंसर्स का मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ क्या? बिकॉज अगर रेशियो पता है तो मुझे मालूम है ये टर्म ये टर्म ये टर्म 1:3:5 के रेशियो में है। तो ये अगर कुछ के हुआ तो ये 3 के होगा और ये कुछ 5 के होगा। तो इनका सम जो हो गया 5 + 3 8 + 1 9। तो इनका सम जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल तो बस एक ही दिख रहा है ना। यहाँ तो कुछ सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, अपना आंसर आ गया, आंसर 63 हो रहा होगा। देखो आया समझ में। तो कई बार ऐसी टेक्निक्स भी एग्जाम में काम कर जाती है। मुझे मालूम है रेशियो किस में दिया हुआ है, 1:3:5 में। तो टर्म्स क्या होंगी, के 3 के 5 के होंगी। तो जो मेरा सम आ रहा होगा वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? 63। मेरे को सिर्फ 9 का मल्टीपल दिख रहा है, बाकी तो 9 के मल्टीपल है भी नहीं। तो अगर अपना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा ना एग्जाम में, इस तरह की चीजें अपन को स्ट्राइक होंगी, तो अपन आराम से 4 मिनट बचा सकते हैं। बिकॉज दूसरा जो बच्चा सॉल्व कर रहा होगा मिनिमम 4 मिनट लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। और तुम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 4 मार्क्स लेके आगे भी चल जाओगे। एंड दैट इज वेयर यू हैव एन एक्स्ट्रा एज, है ना, जहाँ पे तुम सेम टाइम में एक बच्चे से 4 नंबर ज्यादा लेके ला पाओगे। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। ये देखो, इस क्वेश्चन की बात क्या है, सम ऑफ द, जो क्या पूछा है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। कौन सा बायनोमियल एक्सपेंशन? 1 - x⁻⁴ इस बायनोमियल एक्सपेंशन की पहली 50 टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम चाहिए। अब देखो, अगर सारी टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम चाहिए होता तो मैं x को 1 डाल देता, है ना। 1 - x⁻100 क्या हो जाएगा? C0 - C1x + C2x² - C3x³ एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आ रहा होगा? 100 आ रहा होगा ना। तो C100 x⁻100। ऐसे मेरे पास 101 टर्म्स आ रही है। वो कह रहा है पहली 50 टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम चाहिए। तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए C0 - C1 + C2 - C3 एंड सो ऑन। पहली 50 मेरी कहाँ तक जाएंगी? C49। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। मैं मान लो x को 1 डाल दो, x को 1 डाल दोगे तो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स का सम आ जाएगा ना। 1 डाल दिया तो 0 हो गया, है ना। हमेशा ध्यान रखो, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स निकालना है तो x को 1 डाल दो। -C49 + C50 -C51 + C52 + C100। ठीक है। अब जो मुझे चाहिए, मेरा आंसर तो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा आंसर है। चलो C50 को बाद में देखते हैं। NC51, 100C51 है ना ये। 100C51 को मैं 100C49 भी लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं -C49 लिख सकता हूँ। 52 को 100C52 मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ? देखो, NCR = NCN - R। 100C52 को मैं 100C48 भी देख सकता हूँ। तो ये टर्म्स देखो सारी उल्टी होती जाएगी, एक एक कम होती जा रही है। C0 - C1 से -C49, ये मेरा आंसर है। तो 0 = आंसर। फिर एक बीच में C50 लिख दिया मैंने, 100C50। तो ये क्या है? -C49 -C49 + C48, यहाँ पे भी +C48 आता होगा ना। ये तो वही टर्म बन गई यहाँ पे भी। ये भी मेरा आंसर ही है, जो मेरे को चाहिए वही भी वही बन रहा है यहाँ पे भी। ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा? देखो, मेरा आंसर आ जाएगा -1/2 100C50। ठीक है, -1/2 100C50 मेरा आंसर है। मुझे कहीं पे दिख रहा है 100C50? कहीं नहीं दिख रहा है ना। 1/2 भी नहीं दिख रहा, ये 1/2 कहीं पे एडजस्ट हो गया होगा। ठीक है,
एक काम करते हैं, इस 1/2 को वापस एडजस्ट कराते हैं, या फिर एक काम कर लो, उल्टा कर लो, यहाँ से सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 101 अपॉन 50 इंटू 51, ये बनेगा। और मुझे यहाँ क्या चाहिए, 100C50 को एक बार लिख के देख लो, जो हमारा आंसर आ रहा है। ऊपर चाहिए 100 फैक्टोरियल, नीचे चाहिए 50 और 50। इसमें से 51 बाहर निकलेगा, इसमें से 101 बाहर निकलेगा, तो 2 नहीं बनेगा, ये तो आंसर नहीं है। 99C49, ये बनेगा। अब देखो, इसमें इसको मैं बना सकता हूँ, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 100 अंदर जाएगा, तो 100 फैक्टोरियल, नीचे 100 आएगा, 2 इंटू 50 कर दो, 50 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, वही बन जाएगा ना, बट विद अ माइनस साइन, एक माइनस भी है मेरे पास। तो मेरे को मालूम है -99C49 की जो वैल्यू है वो मेरे इसके बराबर की आ रही होगी, -1/2 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। देखो आया समझ में यहाँ तक? तो ये हो जी गया सर। आपका जनरल टर्म। तो तुम देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड ही आते हैं, बस आपको अगर जनरल टर्म पता है तो आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अपने पास 2-3 कंसेप्ट और होते हैं जहाँ पे आप कोएफिशिएंट्स के साथ में खेलते हो, वो अपन फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना। आज के लिए बहुत इतना। सर कल भी है क्लास? नहीं, कल नहीं है, मंडे को।